Hello everyone. Today we are starting with chapter 2 of unit 1. तो unit 1 में हमारे पास first थी वो हमारी story थी The Selfish Giant, and now we have the second chapter which is a poem. तो हमारे पास अब आगे की यूनिट्स में भी ऐसा ही होगा, हर यूनिट में एक पोएम होगी और एक स्टोरी होगी. पहले स्टोरी होगी फिर पोएम होगी, लेकिन जो स्टोरी है उसको भी हम एक चैप्टर का नाम दे देंगे. तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर वाज द सेल्फिश जायंट एंड सेकंड चैप्टर इज डैफोडिल्स. ठीक है, हो सकता है कुछ में सिर्फ स्टोरी हो यूनिट उसके बाद पोएम ना हो, तो इसलिए हमने हर चैप्टर को एक अलग नंबर दे दिया है. तो दिस इज सेकंड चैप्टर, तो हम इसके यहाँ पे विल राइट सेकंड यहाँ पे. ठीक है, ओके. So we'll start with warm up. The name of the chapter is daffodils. Daffodils एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को बोलते हैं डैफोडिल. ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे डैफोडिल के, इसलिए उनको डैफोडिल्स बोला गया. Now warm up exercise. Unscramble these letters to form words related to types of landscape. तो नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको अनस्क्रैम्बल करना है. ये आगे पीछे लिखे हुए लेटर्स, इसलिए ये प्रॉपर वर्ड नहीं बन रहा है, हमें इनको प्रॉपर वर्ड बनाना है अनस्क्रैम्बल करके लेटर्स को. और ये जो है ये अलग अलग तरह के लैंडस्केप से रिलेटेड है वर्ड्स. लैंडस्केप मतलब अलग अलग तरह के, जैसे ये आपको फोटो में दिख रहा है, दिस इज अ लैंडस्केप, दिस इज अ हिली लैंडस्केप, पीछे वाला जो आपको दिख रहा है. ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हो सकते हैं. जैसे कि अगर सी साइड का होगा जहाँ पे समुद्र है, तो वहां वाले लैंडस्केप को कुछ और बोलते हैं, वो हम देखेंगे इसमें क्या बोलते हैं. ऐसे ही सिमिलरली जैसे हम लोगों का एरिया राजस्थान है, उसमें अगर सब जगह पे मिट्टी ही मिट्टी है, सब जगह पे रेत ही रेत दिखाई दे रही है, तो उस लैंडस्केप को क्या बोलते हैं, विल सी ओवर हियर. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज SHLLI. अब इससे क्या बन सकता है, इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करें तो लेट्स सी. तो फर्स्ट वन इज HILES, हिल्स. ठीक है, सेकेंड वन इज सी शोर. थर्ड वन इज सी शोर होता है सी साइड, सी का किनारा, उसको बोलते हैं सी शोर. नेक्स्ट इज वैली, VALLEY, घाटी, उसको बोलते हैं घाटी. घाटी होती है जो पहाड़ होते हैं, बहुत सारे पहाड़ों के बीच में अगर कोई छोटी सी जगह हो जहाँ पे लोग रहते हो या नहीं भी रहते हो, बट दो पहाड़ों के बीच में एक लो लाइंग एरिया जो होता है उसको वैली बोल सकते हैं. देन फोर्थ वन इज डेजर्ट. डेजर्ट, ठीक है, अगर इसमें डबल एस लग जाता है तो वो स्वीट बन जाती है, खाने वाला जो हम खाने के बाद खाते हैं उसको हम कहते हैं डेजर्ट, DESSERT. लेकिन यहाँ पे सिंगल एस है, दिस इज कॉल्ड डेजर्ट. वहां पे एस पे स्ट्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट, ये बोलते हैं डेजर्ट. Now moving on, have you ever been to any of the above? क्या आप इनमें से कभी कहीं पे गए हो? Share your experience in class. तो आपको अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करना है. When we come back to school, हम लोग एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. अगर हम हिल्स में गए हैं कभी, if we have ever visited sea shores, if we have been to a valley, or if we have seen deserts. तो डेजर्ट्स तो हमने यहाँ पे अपने आसपास देखे हैं, बट दीज आर नॉट प्रॉपर डेजर्ट्स. डेजर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले होते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता आसपास. दोज आर डेजर्ट इन प्रॉपर सेंस. ठीक है, तो अगर आपने ये लिख लिए हैं तो इट्स गुड. इफ यू हैवंट रिटन देम डाउन, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो, बिकॉज आई एम मूविंग अहेड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. नाउ रीडिंग पार्ट. अब रीडिंग में हम ये पोएम जो है इसको पढ़ेंगे. पहले हम एक स्टेंजा पढ़ेंगे और फिर उस स्टेंजा का मैं आपको मतलब बताऊंगा. नाउ रीड दिस पोएम अबाउट द पोएट, अबाउट हाउ द पोएट फील्स इन द मिडस्ट ऑफ नेचर. मिडस्ट मतलब होता है बीच में. तो इस पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि पोएट को कैसा फील होता है नेचर के बिल्कुल बीच में. नेचर के बीच में जब वो रह रहा था या फिर था वहां पे, तो उसको कैसा महसूस हो रहा था. उसने अपने इमोशंस को इस पोएम में डाला है. यहाँ पर देखो स्टार लगा हुआ है. स्टार का मतलब होता है कि देयर इज अ फुट नोट. जहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है
सिमिलर स्टार हम देखेंगे पेज के बॉटम पे। तो स्टार का मतलब क्या है, मिडेस्ट ऑफ नेचर में इसके बारे में पोइट हमें कुछ और बताना चाह रहा है। द पोएम डैफोडिल्स वाज कंपोज्ड इन 1804। ये जो पोएम है ये 1804 में लिखी गई थी। 2 years after William Wordsworth saw the flowers while walking by Ullswater with Dorothy, his sister। ये पोएम 1804 में लिखी गई थी 2 साल बाद। किस चीज के 2 साल बाद? जब विलियम वर्ड्सवर्थ, जो इस पोएम के पोइट हैं, जिन्होंने ये लिखी है, वो ऑथर है इस पोएम के, वो जब एक ऐसे ही डैफोडिल्स के फील्ड के पास से निकल रहे थे, बहुत सारे फ्लावर्स वहां पे लगे हुए थे, उन फ्लावर्स के फील्ड के पास से निकल रहे थे, डॉर्थी उसकी सिस्टर है, उनके साथ वो चल रहे थे। इंस्पिरेशन फॉर द पोएम केम फ्रॉम हर डायरी एंट्री फॉर 15th April 1802 in which she described the daffodils thus। तो उनको ये पोएम लिखने की प्रेरणा, उनको ये पोएम लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? उनकी सिस्टर ने डायरी लिखी थी। उस डायरी में उन्होंने इस जगह के बारे में मेंशन किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, tossed and reeled and danced and seemed as if they were verily laughed with the wind that blew upon them over the lake। कि उनके ऊपर से जो हवाएं चल रही थी, उनके साथ ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रही है, अपना इधर उधर जो हेड है वो इधर उधर हवा के साथ, जो डैफोडिल फ्लावर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, अपना सिर इधर उधर हिला रहे हैं और हंस रहे हैं। दिस इज व्हाट शी हैड रिटन। जब हवा चलती है लेक के ऊपर से फूलों की तरफ आती है, तब वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो डांस कर रहे हैं। दिस इज व्हाट शी हैड रिटन इन हर डायरी। इससे इंस्पिरेशन लेके, इससे प्रेरणा लेके उन्होंने ये पोएम लिखी। तो लेट्स रीड दिस पोएम। I wandered lonely as a cloud that floats on a high over vales and hills। अभी आप मेरे साथ साथ ये स्टेंजा पढ़ोगे, फिर उसके बाद मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा। I'll read it, I'll start again। आप मेरे साथ साथ इस पैराग्राफ को, इस स्टेंजा को पढ़ो बोल के साथ में। I'll read it very slowly। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। Now the poet wants us to tell कि वो घूम रहा था एक क्लाउड की तरह, जैसे आपने देखा जो बादल हैं, they keep on wandering, इधर से उधर वो उड़ते रहते हैं, यहाँ से वहां चले जाते हैं हवा के साथ। वैसे ही वो बोल रहा था कि मैं अकेला इधर उधर घूम रहा था बादलों की तरह। That floats on high over vales and hills। इन बादलों की बात कर रहा है वो, जो बादल बहुत ऊंचे वैलीज और हिल्स के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, उनकी तरह मैं भी इधर उधर घूम रहा था। When all at once I saw a crowd। जब मैंने एकदम से एक भीड़ को देखा। भीड़ क्राउड को बोलते हैं, बहुत सारे जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्राउड बोल सकते हैं। तो किसी भी तरह की चीजें अगर इकट्ठी, यहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन किया हुआ, डैफोडिल्स को इंसानों की तरह शो करने की कोशिश कर रहा है वो, इसलिए उसने उसको क्राउड बोला है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, उसने बोला एक बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स का क्राउड देखा उसने, एक झुंड देखा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, लेक के पास में और ट्रीज के नीचे, बहुत सारे ट्रीज थे वो वहां पे, ट्रीज के नीचे डैफोडिल्स की लाइंस से डैफोडिल्स लगे हुए थे, बहुत सारे डैफोडिल्स थे वहां पे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो क्या कर रहे थे? फ्लटर कर रहे थे। फ्लटर होता है जब चिड़िया अपने पंखों को फ्लैप करती है ना बहुत तेज तेज, तो जो उससे आवाज होती है, तो उस आवाज और उस एक्शन को बोलते हैं फ्लटरिंग। तो वैसे ही जब हवा चल रही थी तो वो फ्लावर्स जो है वो इधर उधर अपना सिर हिला रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो वो इसको पोएट बोल रहा है कि वो फ्लटर कर रहे थे। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो उस हवा में, ब्रीज होती है हवा का झोंके को ब्रीज बोलते हैं, तो उसमें वो डांस कर रहे थे एंड दे वर फ्लटरिंग। नाउ विल रीड द नेक्स्ट स्टेंजा। Continuous as the stars that shine, मेरे साथ साथ पढ़ना है आपको। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way,
they stretched in never-ending line along the margin of bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The continuous as the stars that shine. वो बोल रहा है कि वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे हम आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि नेवर एंडिंग है, बहुत सारे हैं, कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर हम देखते रहे तो हमें स्टार्स दिखाई देते रहते हैं। तो वो बोल रहा है कि वो डेफोडिल्स, देखो जो राइट साइड में आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है ना, जहां तक देख रहे हैं हम आगे तक डेफोडिल के फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं सब जगह पे। तो पोइट बोल रहा है कि वो स्टार्स की तरह ही कॉन्टिन्यूस दिख रहे, कॉन्टिन्यूसली हम आगे से आगे तक फैले हुए थे जगह जगह पे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, वो बोल रहे हैं कि जैसे स्टार्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, सब जगह दिखते रहते हैं हमें, और पूरे मिल्की वे में वो ट्विंकल करते रहते हैं, चमचमाते रहते हैं। वैसे ही डेफोडिल्स भी उस पूरे जगह पे फैले हुए थे, और जहां तक मैं देख पा रहा था वहां तक वो कॉन्टिन्यूसली फैले हुए थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक नेवर, जैसे एक लाइन हम खींचते हैं और हम देखते हैं कि ये लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। हमने यहाँ आगे से देखना शुरू किया इस फ्लावर से, तो हम आगे देखा यहाँ पे भी फ्लावर है, ऐसे लाइन पे पूरा आगे तक देखते गए दूर तक हम जहां तक देख पा रहे हैं वहां तक हमें डैफोडिल के फ्लावर्स की ही लाइन दिखाई दे रही है। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, अब बे वो बोल रहा है किनारे पे जो मार्जिन होता है, थोड़ा सा एरिया जो हम छोड़ देते हैं। तो अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, उसके साथ साथ में लगातार 10,000 सॉ आई एट ग्लांस, उसने बोला मैंने 10,000 से ज्यादा, 10,000 लगभग देखे होंगे मैंने एक नजर में। एक बार उसने देखा तो उसको लगा कि 10,000 से ज्यादा फ्लावर्स होंगे वहां पे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पाइटली डांस, वो अपने सिर इधर से उधर हिला रहे थे एक लाइवली डांस में, जिंदा दिल डांस, मतलब बहुत खुश थे वो। दिस इज व्हाट स्पाइटली मीन्स, स्पाइटली का मतलब होता है लाइवली, विच मीन्स बहुत खुश होना और लाइवली होना, ठीक है, जिंदा दिल होना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। द, फिर से आपको साथ साथ पढ़ना है। द वेव्स beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them danced, वगैरह की जो वेव्स, उसके आसपास जो लेक की वेव्स थी, they were dancing, ठीक है, जो उसके आसपास, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. तो वेव्स उसके आसपास जो थी वो डांस कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, जो पानी है वो ऊपर नीचे गिरता है ना, ऊपर आता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे गिरता है समंदर के आसपास। तो वहां पे यू सेइंग कि वेव जो है वो भी डांस कर रही थी उसके आसपास, बट दे आउटडिड, लेकिन वो उनसे भी अच्छा डांस कर रहे थे। आउटडिड करने का मतलब होता है किसी से बेटर करना, तो वो उनसे भी अच्छा कर रहे थे। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स, स्पार्कलिंग वेव्स मतलब जो वेव्स हैं वो चमचमा रही थी, सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी वेव्स पे, तो उनसे वो चमक रही थी। तो ये बता रहा है इन ग्ली, ग्ली मतलब खुशी, बहुत ज्यादा खुशी में। तो पोएट वांट्स अस टू टेल कि जो डेफोडिल्स हैं दे वर डांसिंग विद हैप्पीनेस एंड दे वर डांसिंग एंड लुकिंग इवन बेटर देन द वेव्स। वेव्स भी डांस कर रही थी लेकिन डेफोडिल्स वर लुकिंग वे बेटर देन द वेव्स। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, वगैरह एक पोएट जो है वो ये सब देख के खुश हुए बिना नहीं रह सकता। कुड नॉट बट बी गे, वो खुश हुए बिना नहीं रह सकता। इन सच अ जोकंड कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी में, इतनी हैप्पी और चीयरफुल कंपनी में पोएट खुश हुए बिना नहीं रह सकता, हैप्पी हुए बिना नहीं रह सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता रहा और देखता रहा, पर मैंने इतना नहीं सोचा इस बारे में कि what wealth the show to me had brought, कि ये जो शो है, ये जो एक नजारा है, वो मेरे पास कैसी दौलत लेके आया है। दौलत का मतलब यहाँ पे क्या है, खुशी से और हैप्पीनेस से, विच इज इवन प्रेशियस देन वेल्थ, जो कि
धन दौलत से, जो कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस, वो उसके पास वो लेके आया था वो नजारा। फॉर ऑफ्ट, जोकन का मतलब देखो यहाँ पे हैप्पी एंड चीयरफुल दिया हुआ है। ऐसे ही वेल्स का मतलब मैंने आपको बताया वैली, स्प्राइटली का मतलब लाइवली, जोकन का मतलब हैप्पी एंड चीयरफुल। नाउ विल रीड द लास्ट पैराग्राफ फॉर लास्ट स्टेंजा, जिसे हम कहानी में जो अलग अलग थोड़ा स्पेस के बाद लिखे होते हैं उनको हम पैराग्राफ बोलते हैं। इसमें हम बोलते हैं स्टेंजास, पोएम्स में हम उनको स्टेंजास बोलते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, ऑफ्ट जो है ना यहाँ पे ऑफन को शॉर्ट करके लिखा हुआ है। पोएम के अंदर हम ऐसे छोटे छोटे जो चेंजेस है ना वो कर सकते हैं, जिसमें हमें ग्रामर पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो बन रही है कि नहीं बन रही है, सुनने में पोएम अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, जैसे हम गाने में करते हैं, गाने में हम हिंदी में जो वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. देखो fills, bills, lie, eye, mood, solitude, तो ये सब क्या है? These are rhyming words. इनकी वजह से ये पोएम सुनने में अच्छी लगती है। तो अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। For oft when on my couch I lie, और काफी बार, क्योंकि आमतौर पर जब भी मैं अपने सोफे पे लेटा हुआ होता हूँ, इन वेकेंट और पेंसिव मोड, खाली होता हूँ या कुछ सोच रहा होता हूँ, पेंसिव मतलब थॉटफुल, जब सोचने वाला मूड होता है मेरा, मैं लेट के कुछ कुछ सोच रहा हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो जो डैफोडिल्स है ना वो मेरे इनवर्ड आई को दिखाई देते हैं। इनवर्ड आई मतलब इमेजिनेशन वाली आई जो होती है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे सकता है अगर हम सोचें तो। अगर हम कुछ इमेजिन करें कि हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं तो वी कैन इमेजिन, और हम उसको देख सकते हैं कि हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम में दिखती है। अगर हम आंखें बंद करके किसी अपने स्कूल को याद करेंगे तो विल रिमेम्बर, हमारे दिमाग में पिक्चर्स बनेंगी कि स्कूल में क्लासेस ऐसी थी, वहाँ पे हम यहाँ बैठते थे, यहाँ पे खेलते थे, इस जगह पे ये पेड़ लगे हुए थे, ये पौधे लगे हुए थे, ये झूले इस जगह पे लगे हुए थे, राइट। तो वैसे ही पोएट जब सोचता है, सोचने वाले मूड में होता है, तो उसको वो डैफोडिल्स दिखाई देते हैं। दे फ्लैश अपॉन मतलब उनकी झलक दिखाई देती है उनको। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि एक ब्लिस है सॉलिट्यूड का। ब्लिस मतलब एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक आशीर्वाद, एक बेसिकली हम एक्सट्रीम हैप्पीनेस को ब्लिस बोलते हैं। बहुत ज्यादा खुशी देता है वो। ऑफ सॉलिट्यूड, लोनलीनेस की खुशी। क्या चीज कि जब वो अकेला होता है, बैठ के वो सोच रहा होता है, तो उसको वो डैफोडिल्स दिखाई देते हैं, और वो जब डैफोडिल्स को याद करता है तो वो उनको याद करके बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा जो दिल है वो बहुत खुशी से और सेटिस्फेक्शन से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल भी उन डैफोडिल्स के साथ में डांस करता है। So now we have completed this poem and we have understood its meaning. This poem has been written by William Wordsworth, जो हमने अभी footnote में भी देखा था। Now William Wordsworth, he is a poet. He lived from the years 1770 to 1850. He was a British national, तो British Britain का रहने वाला था। He was a British poet who was deeply influenced by the beauty of nature. वो अपने आसपास के environment और nature की beauty से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। Most of his poems are based on his observations of the scenic beauty. उनकी मोस्टली जो पोएम्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं उनके आसपास की सीनिक ब्यूटी, जो वो आसपास की ब्यूटी देखते थे, जो सीनरी बनने लायक ब्यूटी होती है उसको हम सीनिक ब्यूटी बोलते हैं, देखने लायक। उस ब्यूटी से इंस्पायर्ड होती थी उनकी पोएम्स, उन ब्यूटी को वो देखते थे और अपनी पोएम्स में लिख देते थे। एंड द सिंपल पीपल ऑफ इंग्लिश कंट्री साइड, और किस पे बेस्ड होती थी? जो आम लोग होते थे, जो बहुत ही सिंपल नेचर के होते थे और गांवों में रहते थे, उनके ऊपर बेस्ड होती थी उनकी पोएट्री। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स, जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें वी हैव 2 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन अ फ्यू लाइंस। ये 3 लाइंस दी हुई हैं पोएम में से ही, इनके ऊपर बेस्ड है ये 3 क्वेश्चन। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी
दीज आर 4 लाइन्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एंड उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में शेयर करूंगा, आपको अपनी नोटबुक में लिखने आएंगे। और उससे पहले आपको वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं, ये वाले जो बुक में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं ना, वेल, स्प्राइटली, जोकंड, पेंसिल, इनवर्ड आई, ब्लिस, सॉलिट्यूड, ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चैप्टर 2, चैप्टर का नाम लिखेंगे डैफोडिल्स, देन वी विल राइट वर्ड मीनिंग्स, और ये कितने वर्ड मीनिंग्स हैं, 3 and 4 7, दीज आर 7 वर्ड मीनिंग्स, इनको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में फर्स्ट क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर, हमें ये सब लिखना है अपनी कॉपी में। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, इसकी ये 3 लाइनें लिखनी है। इन 3 लाइनों को लिखने के बाद फिर हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू द स्टार, फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। ये मैं आपको पीडीएफ में जैसा लिख के दूंगा वैसा का वैसा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। व्हेन वी कम बैक टू स्कूल वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस एज वेल, हम समझेंगे भी इनको, ठीक है। वैसे तो हमने ये पोएम समझी है, तो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस पोएम पे बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे व्हेन यू विल रीड दीज क्वेश्चंस केयरफुली। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, इसमें भी देयर आर 5 क्वेश्चंस, इसके भी आंसर्स आई विल शेयर देम विद यू इन अ पीडीएफ। सी नंबर जो क्वेश्चन है ये हमें अपनी कॉपी में नहीं करना है, वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इट्स आंसर, ठीक है। जब हम क्लास में आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एप्रिशिएटिंग द पोएम, पोएम की प्रशंसा करना, उसके बारे में बात करना। इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज सिमिली एंड मेटाफर। मेटाफर और सिमिली होते हैं, ये पोएम्स लिखने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। पोएम के अलावा भी हम इनको यूज करते हैं, बट पोएम जो है दीज आर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राइटिंग अ पोएम। इससे पोएम जो है वो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर बन जाती है पोएम, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक क्लाउड की तरह लोनली घूम रहा था इधर से उधर। तो जब हम किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं उसमें हम सिमिली और मेटाफर को यूज करते हैं। बेसिकली सिमिली और मेटाफर किसी चीज से कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि इसने अपने आप को कंपेयर किया क्लाउड से, तो इसने सिमिली या मेटाफर का यूज किया। नाउ विल अंडरस्टैंड कि ये सिमिली था कि मेटाफर था, ठीक है। वो हम कैसे समझेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस लाइन द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड यूजिंग एज, वो एज को यूज करके, एज वर्ड को यूज करके क्लाउड से अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं क्लाउड की तरह हूं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली। जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं और हम बोलते हैं कि हम उसके जैसे हैं, तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, हम सिमिली का यूज कर रहे हैं। इस चीज को सिमिली बोलते हैं। तो लोनली एज अ क्लाउड, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिमिली। A simile compares two things which are not similar using like or as। अब देखो एक इंसान और क्लाउड, उसमें कितना डिफरेंस है, दे आर नॉट सिमिलर एट ऑल। लेकिन अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, आई को और क्लाउड को, तो आई से कंपेयर कर रहे हैं ना, मेरे से कंपेयर कर रहे हैं क्लाउड को। अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं आपस में, तो हम सिमिली यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड लाइक यूज करते हैं या एज यूज करते हैं, कि मैं इसके तरह हूं या इसके जैसा हूं। नाउ रीड दीज लाइन्स। अब हम मेटाफर समझ लेते हैं। वी हैव अंडरस्टूड सिमिली, सिमिली हम एज या लाइक वर्ड को यूज करते हैं किसी चीज से कंपेयर करने के लिए, जैसे यहाँ पे एज वर्ड का यूज किया। नाउ विल लर्न अबाउट मेटाफर। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो इसमें पोएट ने मेटाफर का यूज किया है। वो कैसा यूज किया है, इन दीज लाइन्स द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू अ क्राउड। वो डैफोडिल्स को क्राउड की से कंपेयर कर रहा है। आई टोल्ड यू इन द पोएम कि वो डैफोडिल्स को ऐसा शो कर रहा है कि वो इंसान है। इंसानों के लिए हम क्राउड का यूज करते हैं, डैफोडिल्स फ्लावर्स के लिए हम क्राउड वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उसने क्राउड वर्ड का यूज किया डैफोडिल्स के लिए, तो इसका मतलब उसने मेटाफर यूज किया, ठीक है। यहाँ पे ना तो हमने एज यूज किया वर्ड, ना लाइक यूज किया क्राउड से कंपेयर करने के लिए। तो उसने सीधा बोल दिया आई सॉ अ क्राउड, मतलब वो गोल्डन डैफोडिल्स को क्राउड बोल रहा है। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि दे आर लाइक अ क्राउड या दे लुक एज अ क्राउड। तो एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं कर रहा, तो वो सीधा बोल रहा है कि डैफोडिल्स आर अ क्राउड। अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब लोगों के झुंड को क्राउड बोलते हैं। डैफोडिल्स के अगर झुंड होगा या उनका गुच्छा होगा उसको हम क्लम्प बोलेंगे, ना कि क्राउड बोलेंगे। तो क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं या इसको इससे रिलेट कर रहे हैं,
और हम एज या लाइक वर्ड के बिना इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, मेटाफर यूज कर रहे हैं। अगर ये अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है तो हम जब आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे ना तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या सिमिली होता है और क्या मेटाफर होता है, और हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे। तो वी विल डू एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट। आइडेंटिफाई एंड राइट एस फॉर सिमिली एंड एम फॉर मेटाफर फॉर दीज सेंटेंसेस। तो हमें एस लिखना है सिमिली के लिए और एम लिखना है मेटाफर के लिए। So let's read the first sentence. First sentence is Tina has a beautiful puppy. टीना के पास एक बहुत ही सुंदर पपी है. It is as black as coal. वो कोयले की तरह काला है. तो इसमें we have used the word as. तो as हम किसमें यूज करते हैं? Like we learn, हम simile के लिए as word का यूज करते हैं. So what we will do is we will underline this part here. Okay, ये सिमिली है और हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने बोला ना सिमिली के लिए एस लिखना है तो भी रिटन एस लिखना है। आपको ये काम अपनी बुक में पेंसिल से करना है, पेन नहीं यूज करना, ठीक है, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको ठीक कर सके। ओके, नेक्स्ट इज रचित वॉक्स सो स्लोली ही इज द टर्टल ऑफ आवर ग्रुप। रचित इतना स्लो चलता है, वो हमारे ग्रुप का टर्टल है। तो टर्टल से कंपेयर करने के लिए एज या लाइक वर्ड का हमने यूज नहीं किया। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, लाइक या एज वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, मेटाफर यूज कर रहे हैं। और उसमें मेटाफर क्या है, किस चीज से कंपैरिजन किया है, वो चीज हमारा मेटाफर है। तो यहाँ पे टर्टल इज द मेटाफर। हम ये लाइन टेढ़ी हो गई, इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ and I'm going to write am here. ठीक है, next one is Reenu hardly carries anything with her when she travels. रीनू मुश्किल से कुछ अपने साथ कैरी करती है जब वो ट्रैवल करती है। Her bags are as light as feather. उसका जो बैग होता है वो एक पंख की तरह हल्का होता है। तो इसमें क्या यूज किया है, सिमिली यूज किया है, राइट, as light as feather। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, we will write S over here. Next sentence is she is a shining star. वो एक shining star है। तो इसमें as और like वर्ड का यूज ही नहीं किया, हमने सीधा बोल दिया कि वो एक shining star है। ऐसा नहीं बोला कि वो shining star जैसी है। तो अगर हम इसको ऐसा बोलते हैं she is like a shining star, तो हमने क्या यूज किया होता, सिमिली यूज किया होता। यहाँ पे हमने एज और लाइक नहीं यूज किया है, तो ये क्या है, दिस इज अ मेटाफर। दिस इज अ मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस, बीनू इज सच अ काउच पोटैटो वन कैन नेवर कन्विंस हर टू स्टेप आउटसाइड द हाउस। बीनू ऐसी काउच पोटैटो है, काउच पोटैटो उनको बोलते हैं जो सारा दिन अपने सोफे पे बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते, ठीक है, वो पोटैटो की तरह हो जाते हैं, मोटे पोटैटो की तरह हो जाते हैं, आलू जैसे, ठीक है। तो वन कैन नेवर कन्विंस हर टू स्टेप आउटसाइड द हाउस, उसको कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता घर से बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इज सच अ काउच पोटैटो, तो यहाँ पे ना तो हमने एज वर्ड का यूज किया, ना लाइक वर्ड का यूज किया, तो यहाँ पे भी हमने सिमिली का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे मेटाफर का यूज किया। तो हम क्या लिखेंगे, एम, मेटाफर। नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर बुक, यू आर एन एंजल। अब ये एंजल यूज किया है हमने कि तुम एक एंजल हो। अब अगर हम बोलते कि यू आर लाइक एन एंजल तो वो सिमिली होता, लेकिन हमने यहाँ पे सीधा उसको बोल दिया कि यू आर एन एंजल। अब क्योंकि हमने सीधा बोल दिया है तो हमने किस चीज का यूज किया है, वी हैव यूज्ड मेटाफर। जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वैसा का वैसा आपको अपनी बुक में करना है। द ओनली डिफरेंस वुड बी आपको पेंसिल से करना है। You can pause this video and write and do this exercise in your book. I'm moving ahead, I'm moving forward. Next exercise is writing. Writing में आपको notice writing सिखाया जा रहा है। यहाँ पे see there is a sample notice in front of you. This is a notice, जैसा कि आपने notice board पे लगता है स्कूल में,
या कहीं पे भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए नोटिस लिखा जाता है। तो ये एक स्कूल के लिए नोटिस लिखा गया है। हम एक बार ना इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन वी विल सी कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले नोटिस करना, सबसे पहले ऊपर उस इंस्टीट्यूशन का नाम आता है जहाँ पे ये नोटिस लिखा जा रहा है। तो अगर हम अपने स्कूल में नोटिस लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने अपने स्कूल का नाम लिखा। यहाँ पे इनके स्कूल का नाम होगा रोज इंटरनेशनल स्कूल। तो हमारे स्कूल का नाम क्या है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल। तो हम यहाँ लिखेंगे मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट हम लिखेंगे नोटिस, जो कि ये हमने सीखा, हमने ये देखा कि हम लोग नोटिस सीख रहे हैं, नोटिस राइटिंग। तो इसमें सबसे ऊपर हम लिखते हैं नोटिस। उसके बाद हम लिखते हैं वो लाइन जिसके बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं, ज्वाइन द बुक वॉर्म्स बुक क्लब। फिर हम लिखते हैं डेट जिस दिन हम ये नोटिस लिख रहे हैं, 28 अप्रैल 2019। वो डेट हम क्यों लिखते हैं? डेट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये नोटिस अभी नया है या बहुत टाइम पहले से लगा हुआ है, वो हमें पता नहीं चलेगा अगर हम डेट नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द रीजन वी राइट डेट विद नोटिस। अब हम आगे लिखते हैं वो बात जो हमें बतानी है उनको, कॉलिंग ऑल इंक्विजिटिव माइंड्स टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय। तो इस बात में वो बोल रहे हैं कि उन सभी क्यूरियस, उन सभी माइंड्स को इनवाइट कर रहे हैं जो नया जानना चाहते हैं, जो कुछ ना कुछ नई जानकारी को ढूंढते रहते हैं हर दिन, ठीक है, उनको ये बुला रहे हैं टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय, ताकि वो और कुछ नई चीजें ढूंढ सकें और एंजॉय कर सकें। अब ये क्या है? बुक वॉर्म्स बुक क्लब है, तो लगता है ये बुक्स के लिए बुला रहे होंगे वहां पर उनको, बहुत सारी बुक्स उनके पास होंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बुक्स से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, अब बुक्स पढ़ने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को ये कॉल कर रहे हैं कि आप आओ और बुक्स को पढ़ो और एंजॉय करो। टाइम मीटिंग्स एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को मीटिंग होगी। अच्छा, ये उन सबको बुला रहे हैं कि आप लोग आओ और एंजॉय करो और हमारे क्लब को ज्वाइन करो, ताकि हम लोग मिलकर काम करें, बुक्स को इकट्ठा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का कि वो लोग भी बुक्स पढ़ें, उनको अवेयर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मीटिंग का टाइम है एवरी सैटरडे। वेन्यू, वेन्यू मतलब होता है जिस किस जगह पे होगी मीटिंग। मीटिंग होगी सीनियर स्कूल लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में मीटिंग है सीनियर स्कूल के। टाइमिंग्स है 11 बजे से 1 बजे तक मीटिंग होगी। फर्स्ट बुक टू बी रेड, पहली बुक कौन सी पढ़ी जाएगी? द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, टॉम सॉयर की के एडवेंचर्स, ये वाली बुक है वो पढ़ेंगे हम पहले। फर्स्ट सेशन होगा 1 मई 2019 को। कॉन्टैक्ट द लाइब्रेरी टू साइन अप एंड पिक अप अ फ्री कॉपी ऑफ द बुक। लाइब्रेरी में आप कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप रजिस्टर कर सको, साइन अप करना, रजिस्टर करने को बोलते हैं। एंड पिक अप अ फ्री कॉपी ऑफ द बुक, और आपको एक उस बुक की एक फ्री कॉपी भी दे दी जाएगी, मतलब पैसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, एक कॉपी आपको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, कॉपी का मतलब एक उसकी एक बुक आपको दे दी जाएगी। देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल, सो हरी। तो बहुत ही कम लोग रजिस्टर कर पाएंगे क्योंकि बहुत कम जगह है हमारे पास, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो जल्दी से आप रजिस्टर कीजिए। किसने लिखा है लेटर? महिमा पटेल। लेटर नहीं, सॉरी, नोटिस। ये किसने लिखा है नोटिस? महिमा पटेल ने लिखा है, और वो क्या है? लाइब्रेरियन। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये चीज़ हमारे दिमाग में कैसे आए कि हमें क्या क्या बातें लिखनी है इसके अंदर। इन्होंने तो लिख दिया, हमने समझ भी लिया, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हमें पहले ये लाइन लिखनी है, फिर डेट लिखनी है, फिर इन जगहों के नाम भी लिखने हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या बातें और लिखनी है। तो वो यहाँ दिया गया। आपको जो काम करना है ये तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। I'll write it down for you so that you remember it. Make this notice in your notebook. ये जो नोटिस नीचे दिया गया है ना, ये ऐसा कैसा अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आप जब लिखोगे तो आपको आप अच्छे से पढ़ोगे जब आप लिखोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें आपको ये प्रोसेस समझा देता हूँ मैं। ये these are the 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होते हैं किसी भी नोटिस को लिखने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको सबसे पहले आइडियाज कलेक्ट करने हैं अपने दिमाग में, किस बारे में नोटिस लिखना है, क्या नोटिस लिखना है। सी दीज आर द पॉइंटर्स, डेट एंड टाइम ऑफ द वर्क, कि आप क्या डेट और टाइम क्या है उस चीज की, प्लेस टू असेंबल इट, कहाँ पे इकट्ठा होना है। नोटिस में तो कुछ ना कुछ यही बताया जाता है ना कि ये काम करना है, ये काम होने वाला है, तो उस काम के बारे में जो चीजें है ना, वो सब चीजें अपने दिमाग में इकट्ठी करो आप, या लिख लो किसी पेपर पे पॉइंट वाइज, डेट और टाइम, किस जगह किस
डेट को होगा और किस समय पे होगा, कहाँ पे इकट्ठे होना है, कपड़े और शूज किस तरह के लेके आने हैं, नोटबुक लेके आनी है कि नहीं नोट्स के लिए। अब देखो ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली एक नोटिस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि वो नोटिस कौन सा बनाना है हमें। सी एज द सेक्रेटरी ऑफ द नेचर क्लब, आप नेचर क्लब के सेक्रेटरी हो। नेचर क्लब वो होता है जो नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज करता है, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड या पहाड़ वगैरह, पहाड़ों वगैरह पे जाने से रिलेटेड, तो इन सब चीजों के लिए वो नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए ये क्लब बनाया जाता है। तो उस क्लब के आप सेक्रेटरी हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ नोटिस फॉर अ नेचर वॉक ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्टूडेंट्स। आपको एक नोटिस बनाना है किस बारे में, कि बच्चों के लिए एक नेचर वॉक ऑर्गेनाइज किया गया है, नेचर में चल के जाना है और एक्सप्लोर करना है, देखना है जीव जंतु होंगे वहाँ पे, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज व्हिच यू कैन सी। तो उसके बारे में बच्चों को बताना है कि एक नेचर वॉक ऑर्गेनाइज किया गया है। रिमेंबर योर नोटिस मस्ट बी कंसाइज। आपको ये याद रखना है कि आपका नोटिस जो है ना बहुत क्रिस्प होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत लंबी लंबी लाइंस लिखना है उसके अंदर, हमें पॉइंटर्स में लिखना है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स में, बट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है उसमें। नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो इस तरह से हमें अपने नोटिस में लिखने हैं, ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमें जो आपको बता रहा था ना, आइडियाज कलेक्ट करने हैं, तो नेचर क्लब में नेचर वॉक ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसके लिए डेट और टाइम बताना होगा, वो लिख लो पहले अपने रफ में। फिर किस जगह पे इकट्ठा होना है जाने के लिए, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे शूज होने चाहिए वॉकिंग के लिए, वो लिखना है। फिर एक नोटबुक होनी चाहिए नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपको याद रहे आपने क्या क्या लिखा था, फिर आके उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हो या बाकी बच्चों को बता सकते हो। पानी और स्नैक्स खाने पीने के लिए क्या लेके आना है, अपने पेरेंट्स से एक लेटर लिखवा के लेके आना है कि आपको वो पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल, किससे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप अपना नाम लिखवाने के लिए, लास्ट डेट क्या होगी सबमिशन की, नाम देने के लिए अपना। तो ये सब पॉइंट्स पहले लिख के रख लो। फिर आपको क्या करना है, आउटलाइनिंग करना है। क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ योर राइटिंग, प्लेस द इन्फॉर्मेशन एज पर द फॉर्मेट। तो जो अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ना, वो आउटलाइनिंग में हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने लिखे हैं, पॉइंटर्स लिखे हैं, ये वाले सारे ऊपर जो दिए गए थे, इनको हमें इस फॉर्मेट के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे डेट एंड टाइम ऑफ फॉर वॉक यहाँ पे लिखनी है, टाइमिंग और डेट, ठीक है। नोटिस का डेट लिखना है, कब का नोटिस है ये, फिर टाइमिंग और डेट जिस दिन हम जाएंगे ये वॉक के लिए वो हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है। और अब ये नोटिस है हम उससे 5-6 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले लगाएंगे, ताकि लोग अपने नाम दे सकें और उसके लिए तैयारी कर सके। तो जिस दिन हम नोटिस देंगे 1 हफ्ता पहले, उसकी डेट यहाँ पे आएगी। जैसे मान लो आज हम नोटिस दे रहे हैं, तो हम आज की डेट यहाँ लिखेंगे, और वॉक के लिए 1 हफ्ते बाद जाएंगे तो 1 हफ्ते की डेट या 1 हफ्ते बाद की डेट यहाँ लिखेंगे और टाइमिंग लिखेंगे, ठीक है। तो फिर जो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है ये हम इसके हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से अरेंज करेंगे आउटलाइनिंग वाली इस सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप है ड्राफ्टिंग। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, द फोकस शुड बी ऑन द कंटेंट। अब फर्स्ट ड्राफ्ट जो हम लिखेंगे पहली बार जब हम ये नोटिस के फॉर्मेट के अंदर ये चीजें डालेंगे आउटलाइनिंग के हिसाब से, तो इस फर्स्ट ड्राफ्ट में ना हम कंटेंट पे ध्यान रखेंगे। कंटेंट पे ध्यान रखने का मतलब ये है कि सारी चीजें कवर हो रही है कि नहीं हो रही, कि दिन बताया गया कि नहीं बताया गया, कि फिर उसके बाद जो जो चीजें उनको लेके आनी है, पेरेंट्स से साइन करा के लेके आना है, लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, तो ये सब चीजें कवर हो रही है कि नहीं हो रही, सारी इन्फॉर्मेशन हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, वो सब चीजें चेक करनी है हमें फर्स्ट ड्राफ्ट में। वो उसके बाद रिवाइज करना उस ड्राफ्ट को। उस ड्राफ्ट में कुछ करेक्शंस करने वाले हैं, जैसे कि मान लो हमने मीटिंग वाला जो टाइम है ये लिखना हम भूल गए थे मतलब कि हम कहाँ मिलेंगे, प्लेस टू असेंबल ये लिखना हम भूल गए, तो हम वो डालेंगे उसके अंदर। अगर हमें प्लेस टू असेंबल पहले लिख दिया, डेट और टाइम बाद में लिखी है, तो हम उसको उल्टा करेंगे कि पहले डेट और टाइम बताएंगे, फिर बताएंगे किस जगह पे आना है, इस डेट पे और इस टाइम पे। तो डिवीजन में हम आइडियाज को ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे और फर्स्ट ड्राफ्ट को इंप्रूव करेंगे। फाइनल ड्राफ्ट होगा जिसमें हम करेक्शंस करने के बाद दोबारा से उसको फिर जब बनाएंगे उसको लास्ट टाइम के लिए, दैट विल बी द फाइनल ड्राफ्ट। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नोटिस, ठीक है। इसका मैं आपको एक सैंपल शेयर करूंगा पीडीएफ में, तो वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, लेकिन आपको ये अपने आप से भी एक रफ नोटबुक में लिखना है, सो दैट व्हेन वी कम बैक टू स्कूल विल डिस्कस दिस ड्राफ्ट। जो आप लिख के लेके आओगे वी विल डिस्कस दैट पार्ट।
ठीक है, विल सी कि कौन से बच्चे ने ज्यादा इनपुट्स डाले हैं और कितने बच्चों ने मेहनत की है इस चीज में। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज माय वर्ड बैंक। नाउ माय वर्ड बैंक में हमें क्या करना है, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके एंटोनिम्स हमें ढूंढने हैं। एंटोनिम्स मतलब जिनके मतलब इनके मतलब के उल्टे हों, विपरीत शब्द वाले, विपरीत मतलब वाले, विपरीतार्थक शब्द, भिन्नार्थक, जिनका मतलब अलग हो। जैसे ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, और धीरे धीरे का ऑपोजिट क्या होएगा, एकदम से। तो एकदम से जो वर्ड है उसके लिए जो इस पोएम में यूज हुआ है एकदम से के लिए, दैट इज एट वंस। आपको ध्यान है पोएम में ये वर्ड यूज हुआ था 10,000 आई सॉ एट वंस, एक बार में 10,000 दिखाई दिए मेरे को। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर। ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे ओवर द टेबल, या इसके लिए तो हम ऑन द टेबल करते हैं, लेकिन किसी चीज के ऊपर से निकलना, उस चीज के लिए हम ओवर यूज करते हैं, ठीक है। ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर से, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी बीनीथ। बीनीथ मतलब नीचे, नीचे से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोकन। ब्रोकन का एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होगा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, धीरे अलग अलग भागों में टूटा हुआ, और कॉन्टिन्यूस मतलब जो लगातार हो, विदाउट एनी ब्रेक्स। सो हमने अपना वर्ड बैंक कर लिया है। वर्ड बैंक में वी हैव टू मेक 2 सेंटेंसेस विद ओवर। ओवर जो वर्ड है इससे हमें 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, यूजिंग इट एज अ प्रेपोजिशन एंड एज एन एडवर्ब। तो हमें एक बार प्रेपोजिशन की तरह यूज करना है और एक बार इसको एडवर्ब की तरह यूज करना है, ठीक है। प्रेपोजिशन का मतलब हमें इसको ऐसे यूज करना है कि ऊपर नीचे वाले सेंस में यूज करना है, तो वो होगा प्रेपोजिशन। और एडवर्ब में ये कब यूज होगा, जब ये वर्ब की विशेषता बताएगा कि कोई काम जो हो रहा है उसके हिसाब से इसको बताया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं वो ये है, द गार्डनर put a net over the seedlings he had planted. The gardener put a net over the seedlings he had planted. गार्डनर ने सीडलिंग्स के ऊपर, गार्डनर ने नेट डाला उन सीडलिंग्स के ऊपर जिनको उसने प्लांट किया था। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो प्रेपोजिशन की तरह यूज होगा, इसमें प्रीपोजिशन की तरह। नेक्स्ट हम एडवर्ब की तरह यूज करेंगे, द प्रोग्राम विल बी ओवर सून। तो इसमें प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, विल बी ओवर, तो ये हो जाएगा खत्म जल्दी। तो ये इसके बारे में विल हेल्पिंग, ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि ये कब खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इसमें ओवर एडवर्ब की तरह यूज हुआ। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड राइट दीज थिंग्स डाउन। ये जो एक्सरसाइज की है इसको आप लिख सकते हो। ये वाला चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा पीडीएफ में, एंड राइटिंग पार्ट भी शेयर करूंगा पीडीएफ में। यू विल हैव टू नोट देम डाउन इन योर नोटबुक वेरी केयरफुली सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। यू हैव टू टेक अ टारगेट कि जो देख के आप लिखोगे पीडीएफ से आपके नोटबुक में, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू।